आप स्क्रीन देख पा रहे हैं इस समय? यस सर, विजिबल है सर। फाइन। आज का हमारा जो डिस्कशन है, सबसे पहला हम ये कहेंगे जिसमें कि हम में से हर एक प्रतिभागी जो ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और जो सिचुएशंस हमारे सामने आई हुई हैं पिछले एक साल से विशेष तौर पर, उसमें हम सब ने ये महसूस किया है कि ऑनलाइन तरीके से और डिजिटल कंटेंट के प्रिपेयर करने के रास्ते पर ही चलकर हम टीचिंग लर्निंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं। और वो काम लेकिन तभी हो सकता है, जैसा कि हमने अपने पिछले पूरे साल के एक्सपीरियंस में देखा, कि हमारे हर एक कड़ी जो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम की है, चाहे वो छात्र हो, विद्यार्थी हो, उनके मुखिया हो, उनके ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हो, या स्टेट लेवल की प्लानिंग टीम और एग्जीक्यूशन टीम के अधिकारी हो, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर एक चैलेंज के रूप में इस समय को लिया, और चैलेंज के रूप में इस समय को लेने का जो है वो परिणाम ये निकला कि जो मिनिमम रिसोर्सेज हमारे पास थे, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग काम कर रहे थे, उसी में हमने बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास अपने अपने स्तर के ऊपर किया। हम सबने इस कठिन घड़ी के अंदर जो है वो टीचिंग लर्निंग को सुदृढ़ करने के लिए, इस पूरे सिस्टम में जान डालने के लिए अपने जो है, जो भी हमारे संसाधन थे, जो भी हमारी ट्रेनिंग थी आज तक की, उसका इस्तेमाल किया। और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि न केवल राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़ी एजेंसियों की बात की जाए, बल्कि प्रादेशिक स्तर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर हरियाणा में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही अभूतपूर्व काम हुए। ये ऐसे कार्य थे जो अगर हम नॉर्मल पेस में चलते तो शायद हमें 4 साल 5 साल लग जाते उस सिचुएशन को, उस स्टेटस को अचीव करने में, जो हमने कुछ ही महीनों में अपने जुझारू टीम, अपने डेडिकेटेड वर्कर्स और अपने कार्य के प्रति समर्पित अध्यापकों की वजह से हम कर पाए। इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरी घटनाक्रम में जो पिछले 12 महीने से अधिक से चल रहा है लगातार, हमने ये सीखा है कि अध्यापकों को सशक्त करने का तरीका जो है वो सबसे पहला ये है कि उनको दूर रह के, यानी कि अगर वो विद्यालय ना भी आ पाए तो बिना विद्यालय को अटेंड किए हुए अगर वो दूर रह के भी अपनी विषय वस्तु को अपने छात्रों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनका खुद का जो सशक्तिकरण है वो बहुत जरूरी है। वो जो उनकी स्ट्रेंथनिंग है, वो जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसे करने का दायित्व तो हमारी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की एजेंसीज यानी डाइट्स, एससीईआरटी, डायरेक्टरेट्स और अधिकारियों के ऊपर जाता है। हम सब ने मिलके इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका इस तरह से निभाई कि आपने स्टेट में देखा कि एजुसेट और दीक्षा के थ्रू इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चले। सभी कार्यक्रमों के अंदर कोई भी कंटेंट जब बनता है या कोई भी कंटेंट जब उपलब्ध कराया जाता है, तो साधारणतया यह एक धारणा रहती है कि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लेके आओ, बहुत बढ़िया क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए जिससे कि बच्चों को और टीचर्स को उसमें इंटरेस्ट आए। ये बिल्कुल सही है कि कंटेंट की क्वालिटी का अच्छा होना जो है वो अध्यापकों को और छात्रों को बांधे रखने में सहायक है। लेकिन साथ साथ हमारा ध्यान एक और चीज के ऊपर बहुत हमेशा से रहता है। ये एडुसेट के समय की बात है, 2020 के महोदय तत्कालीन, उन्होंने एक संदेश दिया कि बहुत सारी चीजें मार्केट में मिलती हैं अच्छी क्वालिटी की और वो खरीद सकते हैं हम, लेकिन जिस कंटेंट के बनाने में हमारा विद्यालय का, हमारा गांव का एक सामान्य अध्यापक इन्वॉल्व रहता है, और जब वो सामने आता है स्क्रीन के ऊपर, तब उस कंटेंट की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो हमारे विद्यार्थियों में और सिस्टम में सबसे ज्यादा होगी। हो सकता है कि पहले स्तर के ऊपर उस कंटेंट में उतनी अच्छी क्वालिटी ना हो, तकनीकी दृष्टि से या किसी टेक्निकल पैरामीटर के ऊपर वो कंटेंट जो है वो ज्यादा खरा ना उतर रहा हो, लेकिन विद्यार्थियों को वो चीज अपनी लगती है जिसके अंदर उनके मास्टर जी, उनकी मैडम सामने आकर उनसे बातचीत करती हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंज था कि उन नए से नए, उन ऐसे अध्यापकों के साथ में काम करना जिनको टेक्नोलॉजी का कोई भी उनकी विधिवत प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त नहीं किया हुआ हो, लेकिन उनको जोड़ना बहुत आवश्यक था। क्योंकि जो पर्सपेक्टिव,
जो उनका जो दृष्टिकोण उनका कंटेंट के ऊपर होता है, अपने विद्यार्थियों के लिए होता है, वो किसी भी बड़ी से बड़ी टेक्निकल और एडवांस एजेंसी शायद वो चीज़ ना पकड़ पाए। तो ई कंटेंट डेवलपमेंट वर्कशॉप के अंदर जितने भी इनिशिएटिव्स हम आज डिस्कस करेंगे नेशनल और स्टेट लेवल के, उन सभी के अंदर हमारा जो सेंट्रल थीम है वो है अध्यापक। अध्यापक जो बहुत सामान्य है, अध्यापक जिसको कि बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं है, अध्यापक जिसके पास बहुत अधिक पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, उस अध्यापक को जैसा अपने छात्रों के लिए विषय वस्तु चाहिए और जिस तरह से चाहिए, उसकी नीड के हिसाब से हम कंटेंट कैसे उनसे बनवाएं या उनको कैसे समर्थ करें इस काम में। तो 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं कंटेंट डेवलपमेंट के, जो कि अध्यापकों को सभी को पता है कि सबसे पहले विषय वस्तु होती है, कंटेंट जिसे हम कहते हैं। दूसरा उसकी प्रविधि होती है, यानी कि उसको किस मेथड से पढ़ाना है, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, हाउ टू टीच। और तीसरा होता है टेक्नोलॉजी, कि कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। तो इन तीनों का एक बेहतर जो समन्वय है, एक सही प्रोपोर्शन में जो इनका अनुपात है, वो एक अध्यापक ही डिसाइड कर सकता है, बाकी सभी एजेंसियां उसको हेल्प कर सकती हैं। तो पूरे ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम बहुत बहुत ही टेक्निकली एडवांस कोई कंटेंट बना के दिखा दें, तो ये हमारी उस टेक्निकल स्किल की सफलता तो हो सकती है, लेकिन वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब हमारी वो विषय वस्तु हमारे अध्यापक और छात्रों के द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी और वो उसको कुशलता पूर्वक और सफलता पूर्वक जो है वो अपनी टीचिंग लर्निंग में यूज कर पाए। अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य को देखें तो नेशनल सिनेरियो के अंदर जो आईसीटी की पोजीशन है वो देखा जाए तो किसी भी देश में को से अगर भारत को कंपेयर करें तो वी आर सेकंड टू नन। बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है, क्योंकि जिस तरह के चैलेंजेस हमारे नेशनल लेवल के ऊपर है, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, सोशल, वो सारी डाइवर्सिटी को देखते हुए भी जो है वो एक एजेंसीज, कुछ एजेंसीज चुनी हुई जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, एमएचआरडी, न्यूपा, इग्नू और इस तरह के बहुत ही रिनाउंड एजेंसीज जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट का न केवल निर्माण कर रहे हैं बल्कि स्टेट्स को अपने साथ लेकर भी चल रहे हैं। आज के सिनेरियो में हमारे पास लगभग 130 करोड़ की इस जनसंख्या इस देश के अंदर जो है लगभग 33 करोड़ जो है वो स्टूडेंट पॉपुलेशन ही है, जिसमें कि सभी स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी के सभी एजुकेशन के स्टूडेंट्स का योगदान है। 900 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, 15 लाख से ज़्यादा स्कूल्स हमारे देश में हैं और कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रूप में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ टीचर्स को ट्रेन करना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज, और उसमें से 1 लाख तो हमारे हरियाणा के ही है। तो हमारे पास भी अपने 1 लाख टीचर्स की ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग का एक चैलेंज हमेशा रहता है, जिसको कि हम ऑनलाइन तरीके से बखूबी निभा सकते हैं। कंसर्न क्वालिटी के जो है वो एजुकेशन के अंदर वो सबसे बड़ा कंसर्न है टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक टीचर के पास हर एक क्षेत्र में हर जगह जो है वो डिजिटल संसाधनों का समान रूप से उपलब्धता हो। तो इस डिवाइड को दूर करना हमारे लिए जरूरी है कि हम किस तरह से इसको दूर कर सकते हैं, और उसका तरीका सिर्फ यही है कि हम फिजिकली बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं दे सकते, लेकिन ऑनलाइन तरीके से बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण कंटेंट और गुणवत्तापूर्व संसाधन व्यक्ति उन तक पहुंचा सकते हैं डायरेक्टली, बिना किसी या बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के साथ में। कोविड-19 जो है वो इस पेंडेमिक के टाइम में इस डिजिटल डिवाइड को दूर करने में जो है वो काफी नए नए जो टूल्स हमने इन्वेंट किए और डिस्कवर किए, वो भी हमें इस लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगा। ये एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसी यात्रा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की और आईसीटी की हमारे देश में, जिसको हम में से हर एक जो है जो भी अपने आप को ये समझे कि भाई हमें आईसीटी
इन एजुकेशन के ऊपर काम करना है और टीचर्स को आईटी एनेबल्ड करना है, तो हमें इस परिदृश्य को जरूर समझना चाहिए। इस पूरे नेशनल सिनेरियो के अंदर लगभग ये 1972 का समय है जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम जो है ये फॉर्मली लॉन्च हुई थी। ये वो समय था जब टेलीविजन जो है उसके थ्रू शिक्षा जो है वो शुरू हो चुकी थी। उसके बाद हमारे देश के कुछ राज्यों में, जैसे राजस्थान है, उड़ीसा है, साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में 1983 के समय में जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का गठन करना शुरू हो चुका था, और जिससे कि खास तौर पे एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है और उनके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कैसे उस चैलेंज के लिए तैयार करना है, ये शुरुआत जो है वो संस्थानिक रूप में इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर 83 के अंदर हो चुकी थी। और उसके बाद आया अगले ही साल क्लास प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी को हमने क्लासरूम तक पहुंचाया स्कूल्स के अंदर और स्टूडेंट्स के पास। इस प्रोजेक्ट में भी एमएचआरडी की ओर से जो है वो स्कूलों को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। 1986 में नेशनल न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है वो उसने इस पे एम्फेसाइज किया और उसने यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को टीचिंग लर्निंग में कैसे लाया जाए, इसके ऊपर पहली बार बड़े विस्तार से न केवल चर्चा की बल्कि सभी डिफरेंट जो इसके स्टेक होल्डर्स थे उनके लिए गाइडलाइंस भी दी। ये स्कीम जो है 1992 में रिव्यू भी हुई थी और उसके अंदर भी ये चीज एसेंशियली शामिल रही। आईसीटी एट स्कूल प्रोजेक्ट एक ऐसा इम्पोर्टेंट जन जन तक आईसीटी की और स्कूल के अंदर आईसीटी के टूल्स का जो प्रचार प्रसार है वो एस्टेब्लिश हो जाए, उसके लिए एक फाइनेंशियल एड देने का प्रस्ताव जो है वो एमएचआरडी की तरफ से शुरू हुआ था। और नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन है और कंप्यूटर एडेड, इसमें हर स्टेट को एक मुफ्त राशि जो है वो मुहैया कराई गई, जिससे कि हर स्टेट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोई एक सेंटर बनाए और वहां पर जो है वो टेक्नोलॉजी इनिशिएटेड लर्निंग के ऊपर ट्रेनिंग्स हो टीचर्स की और बच्चों को एक क्लासरूम मिले जिसके अंदर कंप्यूटर्स अवेलेबल हो। 2010 में ये जो आईसीटी एट स्कूल स्कीम जो है ये रिवाइज की गई और रिवाइज करने के साथ साथ इसमें आईसीटी पे काम करने वाले हमारे सभी अध्यापक और जितने भी स्कूल टीचर्स अलग अलग लेवल पे काम कर रहे थे उनको मोटिवेट करने के लिए आईसीटी अवार्ड शुरू किए गए, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले कि उन्होंने कैसी ही परिस्थिति हुई लेकिन उन्होंने अपनी क्लासरूम के अंदर आईसीटी का इस्तेमाल किया। आईसीटी पॉलिसी 2012 में नेशनल लेवल के ऊपर जब आई तो इसमें बड़े ही व्यापक रूप से उसी तरह से जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन के सारे पहलुओं के ऊपर बातचीत की गई, यहाँ पर बड़े व्यापक रूप से आईसीटी के अंदर यानी कि क्लासरूम के अंदर आईसीटी के टूल्स कैसे यूज किए जाएं, इस पे बहुत ही विस्तृत रूप से जो है वो चैप्टर वाइज एक पॉलिसी और एक गाइडलाइन जो है स्टेट्स को मुहैया कराई गई। 2013 का ये समय था जब सीआईटी एनसीईआरटी ने एक बहुत ही क्रांतिकारी जो है कदम उठाया था और उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सबके साथ इंट्रोड्यूस किया था और वो था नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी NROER। और साथ साथ उसने स्कूलों के लिए एक आईसीटी करिकुलम भी जारी किया जिसको कि स्टेट के लिए एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया कि वो इसका इस्तेमाल करके अपने अपने राज्यों में आईसीटी का करिकुलम स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं 2013 ही वो साल था जब SCERT हरियाणा गुरुग्राम ने बड़े ही क्लोजली CIET के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि CIET ने सभी स्टेट्स को, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को और स्टेट्स की टीम को ट्रेन करने का काम जो है वो इस साल से शुरू कर दिया था। तो अलग अलग स्टेटों की टीम जो है वहां पर ट्रेनिंग के लिए गई थी और SCERT की और हरियाणा की टीम ने भी ये प्रशिक्षण प्राप्त किया और NROER की तर्ज पे उस समय हमने पहली बार जो है वो स्टेट में अपनी खुद की रिपोजिटरी को कंपाइल और असेंबल करने का काम स्टार्ट किया, जो
कि एडुसेट लाइब्रेरी उत्कर्ष पंचकुला के रूप में मौजूद थी, और उसको कंप्लीट को कन्वर्ट करके एक यूट्यूब चैनल के रूप में, जैसे ई कंटेंट बाई SCRT नाम से एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी की हमने। वो इनिशिएटिव जो है वो 2013-14 के अंदर स्टेट के अंदर आ गए। 2015 में जब ई पाठशाला और डिजिटल इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, NCERT की ओर से ई पाठशाला नाम का एक ऐप बनाया गया। उस ऐप के साथ में उन्होंने सभी स्टेट को जोड़ा, और हरियाणा ने भी उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए 2015 में अपनी ओर से भी एक मेरी ई पुस्तक नाम की का एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया SCRT हरियाणा की तरफ से। पहली बार किसी स्टेट ने नेशनल लेवल के ऊपर ई पाठशाला जैसी NCERT के किसी इनिशिएटिव को तुरंत रिप्लिकेट करने में अपना योगदान दिया था, और इस बात को NCERT ने व्यापक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हाईलाइट भी किया। 2017 के अंदर स्वयं और मूक, ये वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए गए जिसके अंदर ये सुविधा थी कि हम सभी अपने कोर्सेज को ऑनलाइन तरीके से फ्रेम कर सकें। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानी मूक के थ्रू, और स्वयं यानी कि स्टडी विद एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म थे स्वयं और मूक, इसके थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट पहली बार NCERT ने SCRT को दिया। और ये वही साल था जब हमने भी मूक को और ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करने के मूक का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनी एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स टीम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस उसी साल करा दिया था। 2018 में समग्र शिक्षा, जब SSA और RMSA का जो है वो इंटीग्रेशन हुआ समग्र शिक्षा के रूप में, उसमें फिर साइबर सेफ्टी जैसे जो टेक्निकल और बहुत ही अवेयरनेस के इंफॉर्मेटिव इश्यूज थे, उनके ऊपर जो है वो गाइडलाइंस तैयार की NCERT ने। और यही वो साल था जब हरियाणा ने भी अपने उन्हीं गाइडलाइन SCIT की उन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर अपने स्कूलों के अंदर साइबर सेफ्टी की वर्कशॉप स्टार्ट की। 2 फेजों में आज तक ये वर्कशॉप हो चुकी है, और लगभग 2000 से 3000 स्कूलों को हमने अपनी डाइट की एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स टीम मेंबर की मदद से कवर किया। और इसमें 30,000 से ज्यादा बच्चों को हमने साइबर वेलनेस के बारे में न केवल ट्रेन किया, बल्कि उनको अलग अलग इश्यूज के ऊपर और 19-20 का वो साल जो आप सबके सामने अभी भी जहन में सजीव होगा। इस साल जो है जब गाइडलाइन NCERT ने जारी की, तो उसके ऊपर नेशनल स्केल लेवल के ऊपर 3 बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं। इनके साथ साथ लगभग 3 दर्जन से ज्यादा, यानी कि लगभग 35-36 ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो दीक्षा को सपोर्ट करती है, और दीक्षा में अपना जो कंट्रीब्यूशन है कंटेंट की फॉर्म में, मैनेजमेंट की फॉर्म में, PMU की फॉर्म में, डिफरेंट लेवल में वो देती है। तो इस तरह से आज DTH चैनल जो है वो भी दीक्षा को सपोर्ट करते हुए आज 34 चैनल जो है वो चल रहे हैं NCERT की तरफ से। हमारे यहाँ स्टेट लेवल के ऊपर भी 4 चैनल जो है वो रेडी हैं। तो ये एक जर्नी थी एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया की, जिसमें मैंने साथ साथ आपको हरियाणा के बारे में भी बताया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि लास्ट ईयर जो है जब आई, तो बड़े ही गूढ़ अध्ययन के साथ में हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट की टीम्स ने इसके ऊपर काम किया। लेकिन NEP 2020 जो है वो विशेष तौर पर डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन की जो रिकमेंडेशन देती है उनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। NEP जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि विद्यालयों को और संस्थाओं के पास क्या मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि हम डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें और कंफर्टेबली यूज कर सकें। पोर्टल्स, नए पोर्टल्स का निर्माण, मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग और टूल्स का प्रयोग करने के ऊपर NEP जोर देती है। डिजिटल संसाधन जो है वो हर एक संस्था को, हर एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की अथॉरिटी को अपने पास सिक्योर, सेफ रखने चाहिए, जिससे हम इसका लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाए।
टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के जो हमारे चैनल्स हैं उनका सुदृढ़ीकरण जरूरी है। ऑफिस के सभी कामों के अंदर ई गवर्नेंस लागू करना, ये एनईपी की रिकमेंडेशन के अंदर आता है। ऑनलाइन असेसमेंट जो नेशनल लेवल के ऊपर एक ऐप और पोर्टल परख के माध्यम से हो रहा है, हमारे यहाँ ये काम अवसर ऐप के माध्यम से हो रहा है। इस तरह के असेसमेंट के टूल्स बनाना और उसको इस्तेमाल करना बच्चों की ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के साथ में, ये एनईपी जो है उसको एम्फसाइज करती है इस बात को। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको, टीचर्स हैं उनको कंटेंट और पेडागोजी और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के बारे में समझाना और इन सभी का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन लेकर कंटेंट को तैयार करना, जिससे कि बच्चा और टीचर सभी लोग ऑनलाइन एजुकेशन से थके नहीं, बोर नहीं हो, वो एक इंटरेक्टिव मैनर में उनके साथ रहे। और कभी भी जब भी कोई एक फेज बदलता है, एक युग बदलता है, तो एक ट्रांजिशन फेज होता है। हम फिलहाल एक नॉन डिजिटल से डिजिटल की तरफ जाने वाले जो युग है उसमें उसकी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं इस समय। इसलिए हमारे पास दोनों तरह के विचार लगातार आते रहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी नहीं है, फेस टू फेस ही सबसे अच्छी थी, या ऐसा कहते हैं कि फेस टू फेस में बहुत सारे चीजों का गैप था जो ऑनलाइन एजुकेशन उसको पूरा कर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने दोनों समय को थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है और हम दोनों की कमियों को और बखूबियों को दोनों को जानते हैं। तो हमें क्या है, एक ब्लेंडेड अप्रोच के रूप में आगे बढ़ना है, इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। और वो ब्लेंडेड अप्रोच क्या है कि हमें इंटीग्रेट करना है अपने कन्वेंशनल एजुकेशन की स्ट्रेंथ्स को और अपनी ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की भी स्ट्रेंथ को, जिससे कि जो इन दोनों एजुकेशंस की गैप्स हैं और जो उनकी शॉर्टकमिंग्स हैं उसको एक दूसरे से हम सप्लीमेंट कर पाए। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो एक यूनिक तरीके से, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हम बच्चों तक अपनी बात और टीचिंग लर्निंग के इस माहौल को और अच्छा कर पाएंगे। एनईपी जोर देती है एक इंटेंसिव रिसर्च के ऊपर भी। एनईपी कहती है कि हमें टेक्नोलॉजी के अपने सारे इनिशिएटिव और काम के ऊपर एक ऐसी नजर रखनी चाहिए जिससे हमें ये पता हो कि जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं वो वाकई हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये रिसर्चेस जरूरी है हर एक लेवल के ऊपर। ये सभी इनिशिएटिव है नेशनल लेवल के, नाम से ही आप सभी इनके परिचित हैं, लेकिन हम विशेष तौर पर इनका जो डिटेल्स है वो राज्य स्तर के ऊपर लेना ज़्यादा हम पसंद करेंगे। हमें लगेगा कि हम राज्य स्तर के ऊपर जो इनिशिएटिव्स हैं वो डिटेल में हम कहाँ तक आपको समझा सकते हैं, उसके ऊपर हम आते हैं। ये एक बहुत ही खुशी का विषय है जो पहले भी कल भी मेंशन किया गया, और इससे पहले भी आप जानते होंगे इसमें कि निष्ठा के द्वारा जो है वो 18 कोर्सेज को 10 भाषाओं के अंदर जब एक साथ इम्प्लीमेंट किया गया, तो इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक साथ 29 स्टेट्स जो है और 7 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एक तरह की ट्रेनिंग को एक साथ इम्प्लीमेंट कर देंगी और 23 लाख टीचर्स जो है वो जो है उनको ट्रेन करने का इससे ज्यादा सशक्त तरीका और कोई नहीं हो सकता। इसमें लगभग 3.5 करोड़ कोर्सेज जो है वो कंप्लीट किए गए। और इसके साथ हरियाणा के अंदर जो आईसीटी के इनिशिएटिव्स थे, बहुत ही ब्रीफ में हम उनको ले लेंगे क्योंकि इनमें से आप कईयों के बारे में जानते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम बहुत ही ब्रीफ में आपके सामने एक बार लाते हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव है इम्पोर्टेंट दीक्षा, और दीक्षा में हरियाणा जो है इस समय अगर नेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो 10 उन चुनी हुई स्टेट्स में शामिल है जिसमें दीक्षा के माध्यम से बच्चों और अध्यापकों के पास कोहेरेंट तरीके से, कोहेरेंट का मतलब होता है मल्टीपल मोड में कंटेंट पहुंच रहा है। मल्टीपल मोड का मतलब है टीवी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मार्टफोन भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वेब पोर्टल भी यूज किए जा रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी यूज किए जा रहे हैं। तो इतने ज्यादा कोहेरेंट एक्सेस इन सब की एक लिस्ट बनती है नेशनल लेवल के ऊपर, और उन 10 टॉप के राज्यों में शामिल है हरियाणा। हरियाणा शामिल है उन टॉप के 3 स्टेट्स में जिन्होंने डिजिटल टीचर ट्रेनिंग यानी कि ऑनलाइन तरीके से टीचर ट्रेनिंग को न केवल सबसे पहले पैंडेमिक के टाइम पे स्टार्ट किया, बल्कि इस पैंडेमिक टाइम से पहले वाले साल में ही 18-19 में ही उन्होंने एक दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपने टीचर्स को
मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, इसमें ट्रेन करना शुरू कर दिया था। इसलिए जब दीक्षा ट्रेनिंग ऑनलाइन स्टार्ट हुई तो उस समय हमारी पोजीशन जो है टॉप के 3 स्टेट में हुई, जहां 3,90,000 से ज़्यादा एनरोलमेंट और 91% से ज़्यादा कंप्लीशन रेट के साथ में 60 लाख से ज़्यादा कंटेंट प्लेस किए गए। निष्ठा को हमने उसी तौर पे पूरी सफलता के साथ हरियाणा में भी लागू किया, जिसमें हमने एक साथ पहली से 8वीं के 68,000 से ज़्यादा टीचर्स को विद इन 1 वीक हर कोर्स को हमने कंप्लीट करके एक कीर्तिमान के साथ में, किसी किसी कोर्स के अंदर हमारा ये परसेंटेज 95-96% भी था। दूसरा हमारा प्रयास है एजुसेट का, और एजुसेट ने आज नहीं बल्कि मैं कह रहा था 2006 से लगातार स्टेट को एक से एक जेम दिए हैं। हाँ, जैसे ही हम किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या किसी भी डिजिटल इनिशिएटिव या किसी भी प्रोग्राम की बात करते हैं SCRT लेवल के ऊपर, तो उन्हें करने का प्रयास सभी टीचर अपने अपने लेवल पे करते हैं, और तब हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ पर एक से एक रत्न छिपे हुए हैं दूर दूर सुदूर गाँव के अंदर, स्कूलों के अंदर। एजुसेट से पहली बार हमने सबसे पहले 100 ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को 2006-7 में सेलेक्ट किया था कि वो उन्होंने वीडियो लेक्चर कराने शुरू किए थे। और आज पेंडेमिक के टाइम पे ये रिवाइव हुआ चैनल, ये रिवाइव हुआ ये माध्यम, क्योंकि पिछले बीते हुए सालों के अंदर इसकी जो महत्ता थी वो दिन प्रतिदिन थोड़ी कम हो गई थी इस्तेमाल के हिसाब से या टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से। लेकिन अचानक 2020 में दोबारा से एजुसेट के सारे कंटेंट को, जो लगभग 10 से ज़्यादा 12 से ज़्यादा वर्षों से वही कंटेंट रिपीट हो रहा था, लेकिन इस टाइम में एक ऐसा चैलेंज टीचर के सामने था कि उन्होंने SCRT के साथ मिलके और उनके कोऑर्डिनेटर्स के साथ मिलके नए नए एपिसोड्स बनाने शुरू किए। ये ऐसे एपिसोड्स थे जिन्होंने अपने घर में बैठे बैठे बिना किसी डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प के स्टेट की तरफ से अपने स्वयं के संसाधनों से मोबाइल फोन से ही बनाना शुरू किया। और हर हफ्ते 50 से भी अधिक वीडियोस 4 से भी अधिक चैनल में जब बनने शुरू हुए, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं था कि हमने 3 महीने के अंदर जो पहले 12 साल से हम 3,000 एपिसोड के ऊपर रुके हुए थे, वो 3 महीनों के अंदर जो है वो 4,000 से ज्यादा नए एपिसोड बन के तैयार हो गए। मैं पहले भी कहूँगा गुणवत्ता पहले से कहीं अच्छी थी, क्योंकि पहले जो थे वो टेक्नोलॉजी जो है वो उन 10 सालों में काफ़ी एडवांस हो चुकी थी, और आज के समय हमारे पास स्टेट की एक बहुत अच्छी रिपोजिटरी तैयार हो चुकी है, जहाँ पे हमारे पास 80-90% तक का कंटेंट क्लास वाइज क्लास 1 to 12 अवेलेबल है। ये हमारी खुद की रिपोजिटरी है। ये मैसेज आपने देखा होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर, जो कि डेली यहाँ से रिलीज किया जाता है SCRT की तरफ से, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के सभी वीडियो के लिंक होते हैं, और वो सभी वीडियो के लिंक टीचर्स के द्वारा बनाए गए वीडियोस हैं, जो कि दीक्षा पर भी अवेलेबल है और पोर्टल के ऊपर भी, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। दूसरा इनिशिएटिव था घर से पढ़ाओ, जो कि पेंडेमिक के टाइम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा। इसमें मेन इसकी अप्रोच थी वो थी व्हाट्सएप ग्रुप्स, और 200 से भी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से ये सामग्री जो है वो हर एक टीचर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया और बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। ये कैंपेन घर से पढ़ाओ था। नेक्स्ट जो कैंपेन है, जो आप आज इस समय हमारे सभी मेंटर्स और BRP ABRCs बखूबी इस सिस्टम से वाकिफ हो चुके हैं और अध्यापकों के पास ही पहुंच चुके हैं, और वो है अवसर। अवसर ऐप में बेसिकली इसको डिजाइन किया गया है असेसमेंट के लिए, जिसमें वीकली असेसमेंट्स होते हैं, जनरल नॉलेज के हॉट्स के क्वेश्चंस होते हैं और डेली सर्वेज होते हैं। अभी इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड होने बाकी है, लेकिन ये आने वाले समय में एक बहुत बड़े चैनल के रूप में उभरने वाला है, जहां एक और सारे कंटेंट का डिसेमिनेशन दीक्षा के थ्रू होगा, दूसरी ओर असेसमेंट का सारा काम जो है, यानी मूल्यांकन का सारा काम जो है, क्विजेस का जो एडुसेट ब्रॉडकास्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनते हैं, उनका स्टूडेंट के डेटा का कि कौन से बच्चे की परफॉर्मेंस क्या रही, और टीचर्स के फीडबैक का, ये सब का एक वन प्लेटफॉर्म जो है वो बनता जा रहा है हमारा अवसर ऐप। और इसी दौरान जो है, जब ये पता लगा कि हमारे बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो शिक्षा मित्र का एक इनिशिएटिव भी आया था, जिसमें कि बच्चों के आसपास के अभिभावक उनको स्मार्टफोन अवेलेबल कराते थे, और इसके माध्यम से बहुत ही प्रभावी तरीके से एक ही फोन से
4-4 और 5-5 बच्चे जुड़ गए थे और इस इनिशिएटिव से काफी बल मिला उन डिप्राइव्ड सेक्शंस को जिनके पास की कोई स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं था, लेकिन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक अगर किसी पड़ोसी ने, भाई ने, रिश्तेदार ने या माता पिता ने अपना फोन जब बच्चे को दिया शिक्षा मित्र बन के, तो कंटेंट का जो डिसेमिनेशन था वो बड़े आसानी से 4 गुने से 5 गुने तक पहुंच गया। ऐसा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सो इस तरह का जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी समाज जब कम्युनिटी जब सामने आती है तो वो बड़ा हेल्पफुल सिद्ध होता है। और आखिरी इनिशिएटिव जिसको हम समीक्षा के नाम से जानते हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उन सभी इनिशिएटिव्स के ऊपर हमारे मेंटर्स, जिसमें बीआरपी एबीआरसी की बड़ी सशक्त टीम हमारे पास है, वो ई मेंटरिंग जिनकी चल रही होती है, वो ये डेटा कलेक्ट करते हैं समीक्षा ऐप के द्वारा। सक्षम समीक्षा एक ऐसी ऐप है जो सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स को अंदर समेटे हुए है और अधिकारियों के लिए, प्लानिंग के लिए, स्टेट के लिए बहुत ही जरूरी डेटा अवेलेबल कराती है। उस डेटा के अंदर ये भी शामिल है, जब स्कूल खुले थे बीच में तो बच्चों की टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग, कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट्स की रिकॉर्डिंग, डेली अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग, पब्लिक डैशबोर्ड जिसके अंदर हर अधिकारी देख सकता है कि उसके ब्लॉक की, उसके डिस्ट्रिक्ट की स्थिति क्या है, ये सभी डेटा अवेलेबल है। तो ये एक ऐसा सशक्त इनिशिएटिव है जो बाकी सारे डिजिटल इनिशिएटिव को समेटे हुए है और जिसके थ्रू हम रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आप तक पहुंचे और इसके लिए हमने ये प्रयास किया कि ये सारे इनिशिएटिव्स जो है आप इनको आगे भी पहुंचाएं सभी स्टेक होल्डर्स को। ये सभी न्यूज़ में कवर्ड किया गया आइटम्स हैं जो हमने इसके अंदर भी आपको दिखाया है कि लॉकडाउन के टाइम पे और लॉकडाउन के दौरान इतने लीग से हटके कार्य किए गए जिसमें कि हर एक टीचर को, बच्चों को तक को फोन करके पूछा गया कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ये सभी इनिशिएटिव आप आगे अपने सभी अध्यापकों तक और कम्युनिटी के मेंबर्स तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके इतने प्रयास, यानी अध्यापकों के और अलग अलग स्तर के अधिकारियों के इतने प्रयासों की जानकारी समाज को भी होनी चाहिए, जिससे कि हमें आगे आने वाले समय में उनका पूरा सहयोग जो है वो एक पॉजिटिव रूप में मिलता रहे। तो बहुत ही धन्यवाद आप सबका इस अटेंटिव लिसनिंग के लिए। और मैं चाहूंगा कि जो इनिशिएटिव अब तक हमने देखे हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी बहुत काम किया जाना है। हर साल दर साल हम अपनी क्वालिटी को, हम अपनी टीम की स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से सहयोग हमारे प्रोग्रामों के अंदर मिलता है, जैसी चाहत हमें दिखाई देती है हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने की सभी अध्यापकों में, ये वो इस बात को प्रूव करती है कि उनके मन में भी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से अपना सर्वस्व, अपना जितना अधिकतम वो दे सकते हैं अध्यापकों को और स्कूल शिक्षा को, वो देने की उनके अंदर भी वो जज्बा है। मैं स्वागत करता हूँ ऐसे सभी पार्टिसिपेंट का, टीचर्स का और वॉलंटियर्स का जो हमारे मिशन में हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।